दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का भाग 3। इसके 2 भाग हम पहले ही कर चुके हैं और ये वीडियो जो है इस श्रृंखला का यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा और अंतिम वीडियो है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उद्योग क्षेत्र या इंडस्ट्री सेक्टर से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों उद्योग क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग या इंडस्ट्री कहा जाता है। व्यावसायिक क्रियाकलाप जो हैं उनके उत्पादन पक्ष को उद्योग या इंडस्ट्री कहा जाता है और यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था का जो कृषि क्षेत्र है उसका अंश कम होता जा रहा है। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किन 8 उद्योगों को मूल उद्योग यानी कोर इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया गया है, तो ये हैं कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात। इनको भारत में मूल उद्योग यानी कि कोर इंडस्ट्रीज का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान विद्युत उत्पादन का है। दोस्तों भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है इसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है, तो रुग्ण या बीमार इकाइयों के पुनर्निर्माण से और पुनर्वित्तीयन से संबंधित है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। अगला प्रश्न है औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं, तो औद्योगिक नीति के जो द्वितीय वर्ग है उसके अंतर्गत 6 आधारभूत उद्योग आते हैं। कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन और खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग। अगला प्रश्न है बजट 2020-21 से, तो बजट 2020-21 में सरकार ने उद्योग क्षेत्र, व्यापार और निवेश पर कितनी राशि का आवंटन किया था, तो ये है 27,300 करोड़ का जो है आवंटन उद्योग क्षेत्र, व्यापार और निवेश पर किया गया था। भारत में लघु स्तर यानी स्मॉल स्केल का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है, यह है हैंडलूम इंडस्ट्री या हथकरघा उद्योग। और कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है, तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल या अभिदत्त पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है निजीकरण से क्या आशा है, दोस्तों निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण ये निजीकरण का अभिप्राय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मेगा फूड पार्क्स MFP यानी मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाना मेगा फूड पार्क्स का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना ये राष्ट्रीय निवेश निधि या नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों BSNL की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वर्ष 2000 में BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं, तो यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर ये कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है दोस्तों, तो शेर जो है ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। आधार 6 एवं लाभ स्थानांतरण पद का संदर्भ जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना है। अगला है कि उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने दी थी, तो ये था आबिद हुसैन समिति। और दोस्तों आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों से संबंधित है। अगला है कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऑफ रीफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा का फुल फॉर्म है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है। भारत में उद्योग के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार वर्ष क्या था? तो ये था उद्योग अधिनियम 1951। अगला है दोस्तों, उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने के लिए आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य है। आइए जानते हैं स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। तो कुल्टी ये पश्चिम बंगाल में है, साकची झारखंड में, हीरापुर पश्चिम बंगाल में, भद्रावती कर्नाटक में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। और इनकी स्थापना वर्ष भी देखिए, कुल्टी जो है ये 1870 में, साकची झारखंड में 1907 में, और हीरापुर पश्चिम बंगाल में 1908 में, भद्रावती 1823 में कर्नाटक में है, और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। तो ये स्वतंत्रता के प्राप्ति के पूर्व लौह इस्पात के कारखाने हैं। दोस्तों एक जानकारी बता दें आपको, वर्तमान में कपड़ा निर्यात में या जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2009 में। भारत का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग कौन सा है? यह है कपड़ा उद्योग। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे दी गई है? बेंगलुरु को। राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष का गठन क्यों किया गया था? तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना या पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? तो ये नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम जो है कब पारित किया गया है? तो ये वर्ष 2006 में पारित किया गया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था? तो ये सबसे पहले कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कानून भारत में बनाया गया था। अगला है दोस्तों, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति के अंतर्गत खर्च करना होगा। अगला प्रश्न है, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा उद्योग? तो ये है कपड़ा उद्योग। दोस्तों भारत में लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को 2004-5 से बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया है? वर्ष 2011-12। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये है हथकरघा उद्योग यानी हैंडलूम इंडस्ट्री। और वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन हुआ था? SBS राघवन की अनुशंसा पर 1999 में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष चालू की गई थी? 1991 में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक आधार पर इसका आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? इन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है। सूचना क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आर्थर सी क्लार्क को। आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रिवोल्यूशन है उसका जो है जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से। और असंगठित क्षेत्र के उद्योगों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन सेन गुप्ता। सत्यम समिति किससे संबंधित है? वस्त्र नीति से। और भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? तो मध्यम और छोटे पैमानों के उद्योगों में।
भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? तो ये है भारत पर्यटन विकास निगम पर पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व। नायक समिति किससे संबंधित है? तो लघु उद्योगों से। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? तो दोस्तों लौह इस्पात उद्योग को मूलभूत उद्योग माना जाता है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सी रंगराजन समिति ने। और अगला प्रश्न है कि किस वित्तीय वर्ष में जिसमें सार्वजनिक उद्योगों में निवेश आरंभ हुआ था? तो ये था 1991-92 में। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है? तो ये है वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है HAL। आइए जानते हैं स्वतंत्रता के बाद स्थापित कुछ प्रमुख इस्पात संयंत्र। राउरकेला उड़ीसा में है, ये 1955 में स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, 1955 में सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये इस्पात संयंत्र 1955 में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और बोकारो झारखंड में जो है 1964 में ये पूर्व सोवियत संघ के जो है सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1951 में सिंदरी बिहार में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना हुई थी। आइए अब जानते हैं गरीबी और बेरोजगारी यानी पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित प्रश्नों को। तो गरीबी किसे कहा जाता है? आर्थिक और सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति कर पाने में असमर्थ होता है, उसे गरीबी कहा जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान का आधार क्या होता है? तो परिवार का उपभोग व्यय गरीबी के अनुमान का आधार है। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये कैलोरी प्राप्ति से इसकी परिभाषा की जाती है। दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से। और दोस्तों आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? ये है गिनी गुणांक। अगला प्रश्न है कि लारेंज वक्र और गिनी गुणांक को कब से और किसने विकसित किया था? तो मैक्स ओ लारेंज ने 1905 में लारेंज वक्र और कोरिडो गिनी ने वर्ष 1912 में गिनी गुणांक को विकसित किया था। दोस्तों वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत में गरीबी की माप के लिए लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था। निर्धनता का दुष्चक्र यानी विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर रेगनर नक्स द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, निर्धनता या गरीबी का दुष्चक्र रेगनर नक्स के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अगला प्रश्न है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना किसे इकाई माना जाता है? तो बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है उसमें परिवार को इकाई माना जाता है। भारत में गरीबी की गहनता के माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो ये है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा 10 मानक हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। अगला प्रश्न है भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन और जनसंख्या वृद्धि तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी तत्व हैं। अगला प्रश्न है भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस प्रकार की है? स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत में अधिकांश रूप में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? याद रखिएगा 1952 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। यहाँ पे कुपोषण अधिक है और इसके अलावा बाल मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अत्यधिक गरीबों और वृद्धावस्था वाले लोगों को पेंशन देना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य है।
दोस्तों, तेंदुलकर समिति, जिसके अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर रहे, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? तो ये है 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कथन है कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान जो हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है कि विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? वर्ष 1982 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो हैं सर्वाधिक यानी 50% से अधिक गरीब निवास करते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत में प्रथम सहकारिता और पंचायती राज मंत्री SK डे, जिनका पूरा नाम सुरेंद्र कुमार डे है, इनको सामुदायिक विकास का निर्माता माना जाता है। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसेम। गरीबी के आकलन से संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर YK अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स, लकड़ावाला समिति और C रंगराजन समितियां, ये प्रमुख रूप से गरीबी के आकलन से संबंधित प्रमुख कमेटीज हैं। अगला है दोस्तों, भारत में गरीबी के उपयुक्त मानदंडों के आधार पर 2011 के लिए जो है 53.4% परिवार निर्धन माने गए हैं, यानी आधे से अधिक परिवार जो है ये निर्धन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी RSBY किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर और साक्षरता पर आधारित है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आकलन। अगला है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण या प्रतिरक्षण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। स्वच्छ भारत कार्यक्रम जो चलाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इसमें केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर या सेस लगाया है? तो 0.50%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? तो वर्ष 1983 में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई थी। एड्रागोगी किससे संबंधित है? तो ये प्रौढ़ शिक्षा या एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है एड्रागोगी। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रारंभ वर्ष है ये है वर्ष 2001। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नाबार्ड का, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। UIDAI यानी जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा था? महाराष्ट्र का थेम्बली गांव, जहां पर सबसे पहला आधार आवंटित किया गया था। दोस्तों, आधार जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक योजना है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, इसको सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। पूरा योजना के प्रतिपादक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? तो ये है 2022 तक। मध्याह्न भोजन के लिए प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब बदलकर
पुनः शिक्षा मंत्रालय नाम से जो है इसको गठित कर दिया गया है। अगला है, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2015 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो केरल में। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर प्रारंभ की गई थी। समन्वित ग्रामीण विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम जो है IRDP, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को रोजगार दिलाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए रियायती ऋण प्रदान करना है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा के लिए रियायती ऋण प्रदान करना विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो चक्री और घर्षण बेरोजगारी। नेक्स्ट है कि हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो भारत में सबसे पहले सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में अपनाया गया था। आइए देखते हैं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में जो संलग्न कार्यबल है वो 43.21%, द्वितीय क्षेत्र में 24.98% और तृतीय क्षेत्र में 31.9% कार्यबल जो है ये विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसका वितरण है या कार्यबल जो है संलग्न है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। 8 घंटे और 273 दिन। आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के परिणाम स्वरूप हुई थी। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर जो थे वर्ल्ड बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। दोस्तों, वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक है उसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। नौरू इसका 189वां सदस्य है और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? तो हैरी डी व्हाइट जो कि अमेरिका के थे, उनके मॉडल या उनकी योजना के प्रारूप के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, IMF में जो सामान्य कोटा है उसमें भारत का स्थान 8वां है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? यह है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन शामिल है? तो जो विश्व मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसमें अमेरिका 17.46%, जापान 6.48% और चीन का जो है कोटा धारक 6.41% कोटा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में है। भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण और अनुदान दिए जाते हैं? तो ये विश्व बैंक द्वारा। और किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ या IDA को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की जाती है। और मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? विश्व बैंक मानव विकास रिपोर्ट का यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में क्या अंतर है? तो विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान से इसकी प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में प्रमुख अंतर यह है कि विश्व बैंक द्वारा जो है संतुलित विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद जो है 725 अमेरिकी डॉलर या उससे कम थी, उन्हें दोस्तों जो है निम्न आय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। रा इंडेक्स या रा सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये विश्व बैंक द्वारा। और व्यापार सुगमता सूचकांक का प्रकाशन या व्यापार सुगमता सूचकांक कौन संस्था जारी करती है? विश्व बैंक। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश के अंशदान या कोटे का निर्धारण उसकी विश्व बैंक में भागीदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय और आय और आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था जो है विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन से सहायता प्रदान करती है? ये है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। और भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? वर्ष 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं का समाधान करना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान और मताधिकार कितना है? तो भारत का अंशदान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 2.76% है और मताधिकार 2.64% है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो निवेश संबंधी विवाद निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का जो है सदस्य भारत नहीं है। अगला प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है। अगला है दोस्तों, वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती हंसा मेहता थीं और वर्तमान एशियाई क्लियरिंग यूनियन के 9 सदस्य राष्ट्र हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव तथा ईरान। दोस्तों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें या ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स में जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। विशेष आहरण अधिकार यानी SDR के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं शामिल हैं? अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग, ये SDR के अंतर्गत शामिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, जो है अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र का क्या कार्य है? ये यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना यूरोपीय स्थिरता तंत्र का कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के। और अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन और भविष्य रहित किसने कहा है? तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत के आर्थिक विकास को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन और भविष्य रहित कहा है। दोस्तों, यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। गैट जिसका कि फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ होता है दोस्तों, इसका कार्यालय कहाँ है? तो ये 1948 में जेनेवा में इसका कार्यालय स्थापित किया गया था। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई? गैट के उरुग्वे चक्र की वार्ता के दौरान इसके परिणाम स्वरूप WTO की स्थापना हुई थी।
वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? रॉबर्टो एजोवेडो। और भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 1995 में। दोस्तों, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संगठन द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता या सब्सिडी से है। तो याद रखिएगा, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है और कृषकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी से इसका संबंध है। दोस्तों, बेनेलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग की व्यापारिक संघ है। बेनेलक्स इसे कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों, बेनेलक्स दोस्तों, ये बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का व्यापारिक संगठन है। 1948 में इसकी स्थापना व्यापारिक सहयोग के लिए की गई थी और बेनेलक्स का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्यतः जो विषय हैं वो किससे संबंधित है? तो दोहा राउंड जो है वो कृषि से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में क्या क्या शामिल है? बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन और निर्यात प्रतियोगिता। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि यानी स्पेसिफिक सेफगार्ड मैकेनिज्म किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1996 को। संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत और पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 17वें एशियाई संघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा दिया गया था। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्रिक, इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष शामिल हुआ था? वर्ष 2011 में। ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यह है रूस। रूस की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ब्रिक्स देशों में। एनडीबी या न्यू विकास बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो केवी कामत न्यू विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में। और न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये संघाई में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन हैं? क्लास श्वाब जो हैं ये विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पीटर सदरलैंड। और दोस्तों, वीपो जिसे कहा जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार, तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में जो समझौता हुआ था, इसके अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा और व्यापार संबंधी गुप्त सूचना शामिल होती है। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का पहली बार प्रयोग 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ नील द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और सदस्य देशों की संख्या 189 है। विश्व बैंक या जिसे कि वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, 1944 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके भी सदस्य देशों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या के बराबर 189 है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापित हुआ। जेनेवा में इसका मुख्यालय है और 164 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड 1964 में गठित हुआ। इसकी स्थापना हुई। जेनेवा में मुख्यालय है और सदस्य देश 195 हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB 1966 में इसकी स्थापना हुई। मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और 68 सदस्य देश हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ जो है आसियान, 1967 में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता में इसका मुख्यालय है और 10 देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया सदस्य देश हैं। नाफ्टा दोस्तों, इसकी स्थापना 1994 में हुई। ओटावा, मैक्सिको सिटी, वाशिंगटन DC में इसके मुख्यालय हैं और अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इसके सदस्य देश हैं। एपेक की स्थापना 1989 में हुई। सिंगापुर में इसका मुख्यालय है और इसके सदस्य देशों की संख्या 21 है।
एपेक ने सन 2020 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र बनाने की घोषणा की है और यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र हो जाएगा। यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन 1958 में यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन का परिवर्तित रूप है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और सदस्य देश इसके 27 हैं। मर्कोसुर क्या है? तो 1995 में मर्कोसुर का गठन हुआ। मोंटवीडियो में इसका मुख्यालय है और ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे 4 दक्षिण अमेरिकी देशों का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है। ओपेक जो तेल निर्यातक देशों का संगठन है 1960 में स्थापित हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है और जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 13 है। ईरान, इराक, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो और गैबोन इसके सदस्य हैं। दक्षेस आप जानते हैं, सार्क या दक्षेस 1985 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान कुल 8 देश इसके सदस्य हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD 1948 में स्थापित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का ये परिवर्तित रूप है। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है और 36 सदस्य देश हैं। एशियम की स्थापना 1996 में हुई थी और इसके 53 सदस्य देश हैं। एशियाई क्लियरिंग यूनियन 1975 में स्थापना हुई। तेहरान में इसका मुख्यालय है और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान, मालदीव और म्यांमार कुल 9 देश एशियाई क्लियरिंग यूनियन के जो हैं वो सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। 1945 में स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और कुल 193 देश इसके सदस्य हैं। दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य है। G7 1975 में स्थापित हुआ और 7 विकसित देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इसके सदस्य हैं। G15 की स्थापना 1989 में हुई और ये 17 विकासशील देशों का संगठन है। G20 1999 में गठित हुआ। ये 19 औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा यूरोपीय संघ का समूह है। अब आइए देखते हैं मिसलेनियस यानी विविध प्रकार के प्रश्न। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होता है? 0 होता है। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई? अवसंरचना विकास और वित्तीयन हेतु सुझाव के लिए ये जो है दीपक पारेख समिति गठित की गई थी। ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, FRBM विधेयक के अनुसार कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को 2020-21 तक कितने प्रतिशत करना लक्ष्य है? 12.7%। व्यापार और माल निशान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1958 में। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र कुमार सीकरी यानी DK सीकरी। एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो एनर्जी स्टैटिक्स केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित होता है। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? तो जनसंख्या को अधिकतम भार दिया गया है। दोस्तों, वैश्विक भूखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुख्य घटक कौन से हैं? अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन और शिशु मृत्यु दर ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक के मुख्य घटक हैं। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। व्यय प्रबंधन आयोग यानी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बिमल जालान। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड और राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? तो ये खेती योग्य भूमि की पहचान और उसके विकास से संबंधित है। दोस्तों, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK माथुर यानी अशोक कुमार माथुर थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक जो है ये चौधरी चरण सिंह की रचना है। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। माराकेश संधि किससे संबंधित है? तो दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से।
नेट मॉनिटरिंग या नेट मीटरिंग ये किससे संबंधित है? तो परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग से संबंधित है नेट मीटरिंग। विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 मार्च को। सिम्फेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई है? राजस्थान वित्त निगम द्वारा सिम्फेक्स योजना लागू की गई है। दोस्तों, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल ने। और गुन्नार मिर्डल की प्रसिद्ध कृति है एशियन ड्रामा। दोस्तों, व्यावसायिक समितियों के न्यासिता सिद्धांत या ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। और किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान जो है ये आय के पुनर्वितरण का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने आरंभ किया था? आईटीसी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया था। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ये है दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ युग्मित होता है? तो आर्थिक विकास दोस्तों स्फीति के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी.ए. मिन्हास। और राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की कब स्थापित की गई थी? जुलाई 1982 में। वर्ष 1968 में स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था, प्रारंभ किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में वर्ष 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आरंभ किया था। दोस्तों, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण के लिए छाया कीमतें या शैडो प्राइस की अवधारणा को जे टिनबर्गिन ने प्रकाशित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैफ्ता क्रैकर संयंत्र का कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? पानीपत हरियाणा में। भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है दोस्तों? डाकघरों के विकास और उनके उन्नयन से संबंधित है प्रोजेक्ट एरो। भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1972 में। सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई है? ये गुजरात में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2007 में। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये है वर्ष 2003 में। दोस्तों, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉलोनियल इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना कॉलोनियल अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद निर्मित नई इकाई का नाम क्या है? तो ये एयर इंडिया है। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? तो ये था अर्ध सामंतवादी यानी सेमी फ्यूडल जो है आर्थिक व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। और राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा करने की बात किस समिति ने की थी? तो ये विजय केलकर समिति ने की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की गति देने के उद्देश्य से ऑपरेशन ट्विस्ट का आरंभ कब किया है? 23 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है कि खाद्य और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? जे.एम. कीन्स। इनका पूरा नाम है दोस्तों जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने थियरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक लिखी है। दृष्टिहीन विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो वर्ष 2002 में।
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ष 1980 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई थी। पूर्तिपक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो ये उत्पादक के दृष्टिकोण पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में क्या शामिल होता है? तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता, ये सब उत्पादन के कारक होते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? फिशर और क्लार्क। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो वह स्थिति जब किसी फर्म को हानि हो रही हो उसको ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है बर्गसन मापदंड। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन कौन से होते हैं? तो आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर राशि और आईएमएफ के पास आरक्षित निधि, ये सब विदेशी मुद्रा भंडार के घटक होते हैं। और अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो वीडियो है एनसीईआरटी सार संग्रह का, उसका अंतिम प्रश्न है कि विलियम डी नार्डहोस और पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा एनसीईआरटी सार संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग 3, और इसके साथ जो भारतीय अर्थव्यवस्था खंड है ये समाप्त हो गया है। इसको संयुक्त रूप से हम एक वीडियो में आपको प्रस्तुत कर देंगे कल या परसों में, आप उसको देख लीजिएगा। एक वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के तीनों पार्ट को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।